नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरें हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने आते हैं और ये प्रश्न आपके लिए परीक्षोपयोगी होते हैं। तो चलिए देखते हैं सप्ताह के वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, यहाँ पर दो कथन आपको दिए गए हैं। दोनों कथनों को आपको ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। पहला कथन है कि बिहार ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हों। दूसरा है, बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए जिससे कुल मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़कर 90,712 हो गई। अब इन दोनों कथनों के आधार पर इनका पहले आप मूल्यांकन करिए, फिर बताइए कि दोनों कथनों में से कौन से सही हैं, व्याख्या किसकी सही है। तो देखिए, अगर पहले कथन की बात करें तो बिहार में हाल ही में जो भारतीय ऐसा राज्य पहला राज्य बना है जहां पर अगर आप देखें जो ये सुनिश्चित किया गया है कि जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदाताओं की संख्या 1200 से ज्यादा नहीं होगी। अगर आप बात करें ये कथन आपके सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो बूथ का आकार है उसके मानदंडों को देखा जाए तो इसका इतिहास वर्ष 2009 से पहले अगर आप देखेंगे तो 1200 मतदाताओं की संख्या वर्ष 2009 से पहले थी। अगर 2009 के बाद आप देखेंगे, 2009 के बाद इसमें बदलाव आया। क्यों बदलाव आया? क्योंकि 2009 के बाद एक ऐसी चीज आई, क्या आई? ईवीएम का प्रयोग होने लगा। अब ईवीएम के प्रयोग होने की वजह से क्या हुआ कि 2009 के बाद इस संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और वो संख्या कितनी हो गई? तो वो संख्या हो गई 1500। तो आप देखेंगे जब 2009 में ईवीएम आता है तो ये संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है आपकी? इसमें वृद्धि होकर ये हो गई 1500। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कोविड के दौरान ईवीएम के बाद संख्या जरूर बढ़ गई, 1500 हो गई। एक बूथ पर 1500 मतदाता जा सकते हैं, लेकिन कोविड के दौरान आप देखेंगे ये संख्या फिर घटती है और 1000 से 1200 के बीच में इसको सीमित कर दिया गया क्योंकि कोविड के समय डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत थी। लेकिन फिर ये संख्या कम हुई थी, लेकिन जब वर्ष 2024 में आप देखेंगे जब आम चुनाव होता है तो फिर 2024 में ये संख्या फिर बढ़ती है और कितनी हो जाती है और फिर से बढ़ाकर इसको कर दिया गया था आपका 1500। तो ऐसी दशा में वर्तमान में भी आप देखेंगे तो 1500 फिर ये संख्या हो चुकी थी। अब बिहार में इसको फिर घटाने की बात कही गई है। क्यों ये संख्या घटाने की बात हो रही है? तो संख्या जितनी कम होगी मतदाताओं की एक बूथ पर, उनको मैनेज करना उतना आसान होगा और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। साथ ही साथ अब इसके लिए वो संख्या जो मतदाता बढ़ भी रहे हैं, अब इस संख्या को कम करने से और ज्यादा मतदाताओं को डिवीजन उनका बढ़ेगा, तो उनको एडजस्ट कैसे किया जाएगा? तो उनको एडजस्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि उसके लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ानी होगी। तो इसलिए दूसरा कथन आप देखेंगे कि बिहार में इतने मतदान केंद्र जोड़े गए हैं 12,817, इसका मतलब कि ये भी कथन आपका सही है और दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो ए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, व्याख्या में यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि भारतीय राज्य ऐसा बिहार पहला बन गया है जहां पर यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि सभी मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता हो, 1200 से ज्यादा ना हो। यह अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, जो कि इससे क्या होगा, मतदाताओं को सुविधा तो मिलेगी ही, चुनाव में ही सुगमता होगी, चुनाव भी ठीक से संपन्न हो सकेगा। अब ये चीज ही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 2009 के मानक को पलट दिया गया है और फिर से यहाँ पर 1500 से घटाकर 1200 यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। अब बिहार में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से 90,712 मतदान केंद्र अब हो जाएंगे, यानी कि इसकी संख्या भी बढ़ गई है। 12,817 की वृद्धि हुई है, पहले 77,895 थे, अब बढ़ के 90,712 मतदान केंद्र होंगे। अब इस संख्या के बढ़ने का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, जो मतदान केंद्रों की दूरी है उस दूरी को भी कम करना एक इसका उद्देश्य था, ताकि मतदान केंद्र बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर दूर दूर होते हैं तो लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। इससे मतदान का जो प्रतिशत होता है उस प्रतिशत पर भी असर पड़ता है। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि 2 किलोमीटर के दायरे में ही ये मतदान केंद्र हो, जिससे कि ग्रामीणों की पहुंच यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार सरकार 1.67 करोड़ परिवारों को 150 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। दूसरा कथन कह रहा है कि अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से राज्य सरकार छतों और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है। अब इन दोनों कथनों पर विचार कीजिए तो देखिए, हाल ही में ये घोषित किया गया है कि 1 अगस्त 2025 से जो बिहार की राज्य सरकार है वो 1.67 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करते हुए मुफ्त बिजली देगी। लेकिन कितनी यूनिट की बात की गई है? वो यूनिट है
125 यूनिट, ना कि 150 यूनिट। तो 150 यूनिट नहीं बल्कि 125 यूनिट होगा। तो इसलिए से आपका पहला कथन क्या होगा, गलत हो गया। अब दूसरा कथन है, अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से राज्य सरकार छतों और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी प्रयास करेगी। तो देखिए, ये दूसरा कथन भी आपका देखें तो ये सही है, पूरी तरह से सही है, क्योंकि राज्य सरकार ये प्रयास करेगी कि जब इतनी मात्रा में मुफ्त बिजली देंगे तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं विद्युत उत्पादन भी तो बढ़ाना होगा, क्योंकि बिजली का जो भार है उस पर सब्सिडी देनी पड़ेगी सरकार को, और उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार पर, जो फाइनेंस है उसका दबाव पड़ेगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा, अब आपको इसका एक ही उपाय है कि आप जो बिजली है उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं। और वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, तो नवीकरणीय ऊर्जा से, यानी कि सौर ऊर्जा से। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार, सरकार का ये टारगेट है कि अगले 3 साल में सरकार जो भी सार्वजनिक स्थान है या कुछ लोगों की अनुमति के बाद उनके छतों पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आपको याद है जैसे रेडियो इसके वायरलेस वगैरह के फोन के लिए जो दूरभाष के लिए जो टावर लगाए जाते थे, इसी तरह से कुछ ये भी योजना है कि आपकी सहमति के बाद आपके छत पर अगर स्पेस है तो वहां पर अगर आप सहमति देंगे तो सरकार वहां पर क्या करेगी, इसको लगाएगी, सौर ऊर्जा के जो संयंत्र है वो स्थापित करेगी, जिससे कि वहां पर बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। और अगले 3 साल में ये टारगेट है सरकार का कि इसको वृद्धि इसमें करना है। तो दोनों ही कथन अगर विचार करेंगे तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा और दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प क्या होगा, डी सही होगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए 1 अगस्त 2025 ये तिथि भी याद रखिए, घोषणा की गई है कि बिहार के 1.67 जो करोड़ परिवार है वो कितने मुफ्त बिजली से लाभान्वित होंगे, तो 125 यूनिट, ना कि 150 यूनिट जैसा कि लिखा गया था। अब इससे जो घरेलू उपभोक्ता है उसको तो राहत मिल रही है, लेकिन इसका फाइनेंशियल जो इफेक्ट है, जो वित्तीय प्रभाव है वो क्या हो रहा है। तो वित्तीय प्रभाव आप देखेंगे तो लगभग 3375 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। और जो सब्सिडी पहले दी जा रही थी उस सब्सिडी में भी अब वृद्धि हो जाएगी। उस सब्सिडी को अगर टोटल अगर आप देखेंगे पिछला और ये दोनों जोड़ देंगे तो 19,370 करोड़ रुपए लगभग सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो सौर ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि वो अगले 3 साल में कोशिश करेगी कि जो घरेलू उपभोक्ता है उनसे भी सहमति ली जाए और राज्य सरकार जो छत और उसके आसपास के जो सार्वजनिक स्थान है उसका उपयोग करते हुए वहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार ये कोशिश करेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा से बिजली बना सके, साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ शिफ्ट हो सके, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने से जो हम पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब यहाँ देखिए, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अगर कोई अन्य उपभोक्ता है वो भी चाहता है तो उसको भी सरकार वित्तीय मदद देगी। और जो लोग गरीब लोग हैं उनको तो सरकार, जो बिहार में एक योजना है कुटीर ज्योति योजना, उसके अंतर्गत जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार है उसके लिए ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए जो लागत है वो पूरी लागत गवर्नमेंट देगी। इस तरह से सरकार इसमें मदद करने वाली है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का सौर ऊर्जा से संबंधित लक्ष्य क्या है। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है अगले 3 वर्षों में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, बी है अगले 3 वर्षों में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन, और अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट, या अगले 3 वर्षों में सभी घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो देखिए यहां पर यह लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में आपका सी विकल्प सही होगा। 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है, ये इसका लक्ष्य है। अब देखिए इसमें क्या है, तो जो भी लक्ष्य तय किया गया है उसमें यह तय किया गया है टाइम पीरियड यह है 3 साल, कि 3 साल में हम 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा जो है उसको राज्य में उपलब्ध कराएंगे। और इससे क्या फायदा होगा, तो जैसा कि पिछले प्रश्न की व्याख्या में ही आपको बताया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ज्यादा से ज्यादा सरकार प्रयास कर रही है ताकि बिजली का उत्पादन तो बढ़े ही, साथ ही हम पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचाएं, हरित स्रोतों से ही पूरी ऊर्जा हम उसका उत्पादन बढ़ा सके। अगला है बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल, इसकी शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है। विकल्प आपके सामने है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, विकल्प बी है सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, विकल्प सी है जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, या विकल्प डी है केवल शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए। तो देखिए जो बिहार आइडिया फेस्टिवल है ये क्या है, ये बेसिकली बिहार आइडिया फेस्टिवल नाम का एक पोर्टल है और इस पोर्टल की शुरुआत की गई है कि इस पोर्टल के माध्यम से बिहार के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के मन में अगर कोई आइडिया है, कोई नया विचार है, कोई इनोवेशन से संबंधित चीज है, तो वो इस पोर्टल पर अपने विचार को साझा करेंगे। चाहे वो गांव में दूर दराज बैठा हुआ कोई ग्रामीण युवक हो, चाहे वो बिहार के किसी भी कोने में 38 जिले में कहीं पर भी बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो क्या करेगा, अपने थॉट्स को, अपने विचार को साझा करेगा इस पोर्टल के माध्यम से। और अगर उसके विचार को चयनित किया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा, तो उसके विचार को, उसके चयन को अगर मान्यता मिलती है तो यहाँ पर उसको
टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा, यहाँ पर उसको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और उसके विचारों का लाभ मिलेगा। तो बेसिकली इसका संबंध किससे है? जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक समावेशी उपाय है। समावेशी क्यों कहा जा रहा है? समावेशी इसीलिए कहा जा रहा है जिसमें सभी लोगों का योगदान हो। ठीक है, समावेशी कोई चीज तभी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का योगदान होता है। तो बिहार के हर वर्ग को, कहीं भी बैठा, चाहे वो शहर में बैठा, गांव में बैठा, हर व्यक्ति इसमें अपना विचार साझा कर सके, इसी के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल इसको नाम भी दिया गया है। अब देखिए, इसका उद्देश्य आप जानेंगे। उद्देश्य आपका क्या है? नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। अब ये जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता कैसे प्रोत्साहित होगी, इसी के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसमें कौन कौन जुड़ा होगा? तो इसमें बिहार के जो छात्र हैं, वहां के युवा हैं, वहां के जो उद्यमी हैं, चाहे वहां के जो भी स्टार्टअप टीम है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में बैठे लोग भी हैं, वो अपने थॉट को क्या करेंगे? सीधे सरकार के समक्ष इसी पोर्टल के माध्यम से साझा कर सकेंगे। अब देखिए, बिहार सरकार के जितने भी जिले हैं, वहां पे कम से कम 10,000 विचार कलेक्ट करना इसका लक्ष्य है इस पोर्टल के माध्यम से। और इसका उद्देश्य यही है कि इसमें हर क्षेत्र की भागीदारी हो, सभी क्षेत्र के लोग अपने विचार साझा करें और इसमें से समावेशी भागीदारी लोगों की बढ़ाई जा सके। फिर विशेषज्ञ टीम से इसका मूल्यांकन जो बताया गया, और इसमें से पिक किए जाएंगे, इसमें से चयनित किए जाएंगे जो 100 श्रेष्ठ विचार होंगे। तो 100 बेहतरीन विचारों को क्या किया जाएगा? इसमें से चयनित किया जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। और जो चुने हुए प्रतिभागी होंगे उनको टेक्निकल और वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि उनको तकनीकी रूप से भी उनके विचारों को और उन्नत बनाया जाएगा और उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जमीनी स्तर पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। तो इस स्टार्टअप नीति के तहत 10 लाख रुपए तक का सीड फंडिंग मिलेगा। सीड फंडिंग का मतलब यह हुआ कि अगर आपके विचार चयनित हो जाते हैं, तो जिस प्रकार एक वृक्ष को तैयार होने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, बीज से ही तो वृक्ष बनता है, तो उसी तरह से यहां पर क्या होता है, जो सीड फंडिंग का मतलब ही हुआ, कोई भी स्टार्टअप जो शुरू होगा तो उसका बीजारोपण शुरुआत करने के लिए जितने फंड की जरूरत होती है उसी को सीड फंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर एक वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। और इस योजना का खास मकसद यह है कि विशेष तौर पर जो महिला उद्यमी है उनको भी सशक्त बनाया जाए, और महिला उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ विशेष तौर पर अगर ऐसे राज्यों की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा लोग विकसित नहीं है, तो ऐसी दशा में जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है। तो ऐसी महिला के मन में भी अगर कोई विचार आ गया, आज मोबाइल सबके हाथ में है, तो उस मोबाइल के माध्यम से वो उस पोर्टल पे जा सकती है, वो अपने विचार को साझा कर सकती है। हो सकता है गांव के घर में बैठी एक महिला के विचार बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो, और उस विचार को अगर सरकार को वो पसंद आता है तो उस विचार को फिर फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, उसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और यहाँ पर उसको जमीनी स्तर पर उतारा भी जाएगा। हालांकि महिलाओं की अगर बात करें तो स्टार्टअप दीदी के रूप में ये महिलाएं जानी जाएंगी जिनके विचार यहां पर चयनित होंगे, और इससे उनको प्रेरणा भी मिलेगी। अगला है जीविका बिहार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण गरीबों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना है। दूसरा कथन है, इस योजना का प्रबंधन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, जो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अब इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अब पहले दोनों कथनों को आप पढ़िए फिर से। तो देखिए, जीविका बिहार की एक महत्वपूर्ण पहल है, इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण गरीबों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को करना है। तो बिल्कुल ये सही बात है। जीविका जो है पहल है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। बेसिकली उद्देश्य की अगर बात करें, चलिए हम आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। 2006 में इसकी पहल की शुरुआत कर दी गई थी, और इसका उद्देश्य ही है कि बिहार में राज्य के जो ग्रामीण गरीब हैं, यानी कि गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे हम ज्यादा सशक्त बना सकें। 2006 में इसकी पहल की शुरुआत की गई थी, और इसका प्रबंधन कौन करता है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, यानी कि बीपी, आप यहां पर देख सकते हैं BRLPS, यानी कि बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, व्याख्या भी सही है, तो विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। अब ये इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, और इसका उद्देश्य भी यही है कि इसके माध्यम से हम क्या करें, ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये कार्यरत एक स्वायत्त निकाय भी है, और इसके माध्यम से कोशिश ये है कि जो राज्य के ग्रामीण गरीब हैं उनको हम कैसे आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से सशक्त बना सके। अब ये बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय, याद रखिएगा किसके अंतर्गत है? तो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये काम करने वाला एक स्वायत्त निकाय के तौर पर इसको जाना जाता है। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें तो विश्व बैंक द्वारा शुरू में इसको
समर्थन भी मिला था। यानी प्रारंभिक चरण में ये जो परियोजना थी वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित थी। बाद में इसको विस्तार किया गया और विस्तार के बाद आप देखेंगे तो बिहार कोसी बाढ़ पुनर्प्राप्ति योजना का जो आजीविका पुनर्स्थापन घटक है वो भी इसमें शामिल कर लिया गया, तो इसका और विस्तार हो गया। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में दर्ज की गई? विकल्प आपके सामने है, पटना, मधेपुरा, गया या दरभंगा। तो देखिए 2011 की जनगणना तो आप देखेंगे क्योंकि हर बार जनगणना से प्रश्न आते ही हैं, तो उस लिहाज से देखें तो दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर दर्ज किया गया था? तो मधेपुरा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। तो मधेपुरा की अगर बात करें तो 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि होगी, यानी दशकीय वृद्धि का मतलब क्या हुआ, एक दशक में 10 वर्षों में कि कहां पर किस जगह पर लोगों के पैदा होने की दर सबसे ज्यादा थी, जनसंख्या सबसे ज्यादा उनकी बढ़ी। तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार में अगर बात करें तो मधेपुरा जिले में सबसे ज्यादा बढ़ी थी। क्या प्रतिशत रहा था उसका? तो उसका प्रतिशत रहा था 31.12% रहा था। यानी कि मधेपुरा में अगर मान लीजिए कि 2001 में 100 लोगों का जन्म था तो 31.12% उसमें बढ़ गए और ये हो गए, ये संख्या जो आती है वो कब हो जाएगी? ये हो जाएगी 2011 में। तो यही दशकीय वृद्धि दर था इसका। अब ये कहा जाता है मधेपुरा का संबंध की अगर इतिहास की बात करेंगे तो इसका महाजनपद काल से भी इसका रिलेशन है, मौर्य काल से भी इसका रिलेशन है, कुषाण काल से भी है। महाजनपद काल में मधेपुरा अंग और मौर्य काल में अगर बात करें तो मौर्य वंश का भी यह पार्ट था। मधेपुरा अंग जो जनपद था, अंग जनपद का यह हिस्सा था। साथ ही इसका प्रमाण उदा किशनगंज स्थित मौर्य स्तंभ से भी मिलता है। बाद के वर्षों में मधेपुरा का इतिहास कुषाण वंश से भी जुड़ा हुआ मिलता है। फिलहाल दशकीय वृद्धि के लिए आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? विकल्प आपके सामने है, अररिया, कैमूर, लखीसराय, किशनगंज। तो देखिए यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। तो देखिए जनगणना के अनुसार कैमूर में आप देखेंगे तो केवल 488 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वही जनसंख्या घनत्व के तौर पर उसको माना जाता है, ये निकाला जाता है। तो उस पूरे एरिया में अगर हम बात करें उसका रेशियो निकाला जाएगा तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 488 है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ये आपका ये संख्या याद रखिएगा। और बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम डेंसिटी यहाँ पर है। कहाँ पर है? तो कैमूर वाले क्षेत्र में, इस जिले में है। अब यहाँ पर कई चीजें भी प्रसिद्ध हैं यहाँ पर देखने के लिए, जैसे कि माता मुंडेश्वरी का मंदिर है, हरसू ब्रह्म मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर है, पीर बाबा की मजार है, कोहिरा बांध है। इस तरह से यहाँ के संबंध में कौन ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो आप जानते हैं? तो यहाँ की बहुत मशहूर चीज है कैमूर या भभुआ डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगला प्रश्न हम आपके जिम्मे छोड़ेंगे। आपके लिए सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टेट पीसीएस सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन बैच है, आरएएस के लिए जयपुर शाखा में बात करेंगे 24 जुलाई से सुबह 8 बजे से, लखनऊ शाखा में भी 24 जुलाई सुबह 8 बजे से, इंदौर शाखा में एमपीपीसीएस की बात कर लेंगे तो यहाँ पर सुबह 11 बजे से 11 अगस्त। यूपीपीसीएस के लिए एडमिशन प्रयागराज शाखा में प्रारंभ है। यूपीपीसीएस लखनऊ बैच की बात करेंगे 31 जुलाई 8 बजे से, और एमपीपीसीएस इंदौर में अगर बात करें तो 11 अगस्त से 11 बजे सुबह से नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। इनसे संबंधित किसी भी बैच के संबंध में अगर विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल करके विस्तार से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होती है। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं और इसके सही जवाब की अपेक्षा के साथ 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई थी? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की यहाँ बात हो रही है। पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर या नालंदा? तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।